देख सरवर, आज तुझे बताता हूँ कि इंसान की पसलियों के दरमियान में एक गैप है। ये पकड़, ये हाथ लगा इधर, ये पता तुझे चल रहा है ना, ये जगह। जब आप इस जगह के ऊपर अपने डैगर को पेनिट्रेट करोगे, इतना इसको अंदर करना है कि तू पीछे वाले दंदों तक पहुँच जाए, क्योंकि अगले दंदों से हड्डी कटनी नहीं है। और एक और चीज़, हाथ को सीधा रखना है अपना, मोड़ना नहीं है। मोड़ेगा तो हाथ फंसेगा। हाँ जवान, एम आई क्लियर? नांगा पर्वत की आबशार की तरह क्लियर सर। काम ख़त्म नहीं हुआ, अब आती है तेरी कलाई की और तेरी फोरआर्म की ताकत। ये इधर इस एज पे रख के ऊपर खींचना है। सिंगल हैंड है, याद रखी। आए देख, जान लगती है ना, लेकिन जान से ज़्यादा अक्ल लगाना ज़रूरी है। ये देख मेरे हाथ को, इसी एंगल में, ये ऊपर, ये गई एक, ये गई दो, ये गई तीन। थोड़ा सा भी साइड पर हुआ तो छुरा अड़ेगा। इंसान के पूरे जिस्म का वेट उसके कॉलर बोन के ऊपर लटका हुआ है। यहाँ पे आके छुरा रुकेगा ही रुकेगा, लेकिन यहाँ तूने अपनी कलाई को मोड़ना है। ये दिखा अपनी उंगली, ये देख, ये जगह, ये जो जगह है, इधर से तूने कलाई को ट्विस्ट करना है तो ये कटेगी। चल आजा, अब करके दिखा। हाँ सरवर, कान टूटे का तो पता है ना तुझे, कान टूटा बदमाश। और ये असल में जो पहलवान होते हैं, जब वो आपस के अंदर प्रैक्टिस करते हैं तो वो कान के ऊपर हाथ ज़ोर से लगता है तो कान की हड्डी टूट जाती है। तो ऐसे ना हो कि मुकाबले के अंदर ऐसा हो, तो इसलिए वो पहले से ही अपनी कान की हड्डी को तोड़वा लेते हैं, इसीलिए उनको कान टूटा कहा जाता है। सरवर, तू तो नहीं है कान टूटा? नहीं नहीं सर, जाने दे, मैं शरीफ आदमी हूँ। हाँ, लेकिन हमारे मोहल्ले में कान टूटे काफ़ी थे। हाँ, अब तो ज़्यादातर ऐसे होता है, हर बदमाश जो है अपने आप को कान टूटा कहता है। कान उनके फिर भी कायम होते हैं। हमारे पेशे में तो गोलियां कान को ऐसे छू के गुजरती हैं जैसे शबनम फूल को छू के निकलती है। हमारे उस्ताद हमें कहते थे कि अगर तुम्हारे कान के ऊपर गोली छू के नहीं गुजरी तो तुम गाजी नहीं बने। तो मैं उनसे पूछता था कि सर, अगर कान पे गोली छू के नहीं गुजरी तो इसका मतलब आंख के दरमियान लग गई है। तो आगे से वो हंसते थे और कहते थे कि यही तो कह रहा हूँ कि फिर तू गाजी नहीं, शहीद होगा। तुम्हारा दिमाग एक ऐसी मशीन है जो सोते हुए भी वैसे ही काम करता है जैसे जागते हुए। इसीलिए तुम्हें ख्वाबों में तरह तरह की चीज़ें दिखा रहा होता है जब तुम सो भी रहे होते हो। हर मशीन का एग्जॉस्ट है तो इसका भी एग्जॉस्ट है नाक के अंदर, इसको ठंडा रखने के लिए। लेकिन इसके एग्जॉस्ट कान में भी हैं, जिनके आगे पतला सा कान का पर्दा होता है। कान के अंदर से जो स्ट्राइक है, कान टू कान, एयर टू एयर, उसमें बचना नामुमकिन है। और दिमाग तो ठंडा होगा ही होगा, लेकिन जिस्म भी एक सेकंड के अंदर अंदर ठंडा हो जाता है। लेकिन ये मेरे हाथ की तरफ देख, छुरे को इस तरह पकड़ना है और इस तरह टिप को पेनिट्रेट करना है। आज भारतीय राजपूतों से मुलाकात है शाम में, यही करना है वहाँ। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ये देख मेरा हाथ, हाँ ये देख, ऐसे सही तरह ग्रिप कर। इस स्ट्राइक के लिए ग्रिप इस तरह होना बहुत ज़रूरी है। सरवर, आज सुबह हमें एम्बुश करना है। तुझे याद है ना तरबेला में मैंने तुझे स्टेल्थ अटैक के लिए क्या सिखाया था? क्या सिखाया था? मूव नंबर 4। आपका पसीना अगर ज़मीन पर गिरा तो वहाँ पहुँचने से पहले स्नाइपर की गोली आपकी आंखों के दरमियान लग चुकी होगी। ये हमारा स्टेल्थ अटैक है। ये पीछे से शोल्डर के शाने देख, जैसे गाड़ी का गियर बदलता है ना, एक स्ट्राइक में इस पॉइंट से इसने अंदर जाना है और ये इसने घूमना है 5वां गियर। 5वें गियर के बाद किसी भी गाड़ी की उड़ान को रोकना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, लेकिन यहाँ भारतीयों की ज़िंदगी उसी सेकंड रुक जाएगी। आज आगे मेरे साथ तू आएगा। एम आई क्लियर जवान? यस सर। नांगा पर्वत की आबशार की तरह क्लियर। सर जी, ये जो आपने मुझे छुरा दिया, इसके ऊपर ये लकीरें किस चीज़ की हैं? यार सरवर, ये ख़ास तरह का स्टील है, एक ख़ास तरह का लोहा तो कहले होता है। इसको मार मार कर फॉर्ज कर कर के पतला करते हैं, फिर उसके ऊपर एक और पट्टी लगाते हैं, फिर उसको पतला करते हैं और जोड़ते हैं। वो खुद ही जुड़ जाती है मारने की वजह से। फिर उसको एक बार फिर लगाते हैं। ये जो तेरा छुरा है, इसके अंदर 40 लेयर्स हैं, यानी 40 शीट्स हैं इसके अंदर। जैसे हमने तुझे मार मार कर ट्रेन करके सख्त जान किया है, वैसे ही तेरे लिए जो छुरा मैं लाया हूँ उसको भी मार मार के सख्त किया है। और ये ऊपर जो तू क्लिप देख रहा है इसकी एज के ऊपर, ये क्लिप है प्लकर।
ये भी स्टेल्थ अटैक में तेरे काम आएगी। देख, इंसान की किसी जगह को भी जब आप काटते हो तो एक निज़ाम है अल्लाह ताला का, किसी भी जानवर का, इंसान का, कि उसकी जो बॉडी है उसको दोबारा से रिकवरी करती है, उस ज़ख़म को भरती है। लेकिन अगर आप उसकी किसी नाड़ को प्लक आउट कर दो, खींच के बाहर निकाल दो और काट दो, तो उसकी रिकवरी नहीं होती और 2 मिनट के अंदर अंदर सारा खून बाहर होता है। आज रात को हमने गोरखों के यूनिट के ऊपर अटैक करना है। बड़ी बकवास करते हैं ये। आज इनकी कुकड़ी को गर्दन से पकड़ के हलाल करना है। देखते हैं इनकी कुकड़ी चलेगी या सर्वर का छुरा। नहीं, इस अटैक के लिए इतनी ज़ोर से ग्रिप नहीं करनी, हाथ नरम रखना है। 3 इंच से नीचे नहीं जा सकते वरना गर्दन की नाड़ गई। वो ना तजर्बाकार नर्सों वाला काम नहीं करना कि बरनूला लगाने के लिए नाड़ ही नहीं मिलती। ये तेरा मास्टर अटैक है सर्वर। आज गोरखों पे तूने ये कर दिया तो तेरा नाम सर्वर छुरा। चंद दिनों के अंदर अंदर ही सर्वर ने अपना नाम सर्वर छुरा मशहूर करवा लिया और भारतीय रेजिमेंट्स, हर रेजिमेंट जहाँ जहाँ हमने अटैक किया उसके बारे में बात करना शुरू हो गए। उसके नाम से डरते थे, खौफज़दा थे, ख़ुदकुशियाँ कर लेते थे अगर उनके कमांडिंग ऑफिसर्स उनको ऊपर भेजते थे और इनको पता होता था कि सर्वर छुरा ऊपर मौजूद है, तो ये ऊपर जाने के बजाय अपने सर में खुद ही गोली मार लेते थे। मेरे ख्याल में ये उनके लिए बेहतर था, खुद ही अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लें, ना कि इस तरह की मौत उनके नसीब में हम लेके आएँ। पाकिस्तानी फ़ौज ने अपनी सारी ट्रेनिंग जंग के महाज के ऊपर की है। मैं 20 साल का था, 2nd लेफ्टिनेंट, जब मुझे ट्रेनिंग के फ़ौरी बाद जंग के महाज पे भेज दिया गया। देयर इज़ नो बेटर ट्रेनिंग सेंटर दैन द बैटलफील्ड इटसेल्फ। जंग के महाज से बेहतर कोई दरसगाह नहीं है। देखिए, जंग के अंदर तो ये होता है, जहाँ डिसीज़्ड है वहाँ बिरीव्ड है, और जहाँ डिसीज़्ड है वहीं से आप ट्रेन होते हैं। सर्वर की किस्मत अच्छी आई, गॉट अ प्लेइंग फील्ड। इतनी बड़ी भारतीय फ़ौज इतनी ज़्यादा तादाद में मौजूद थी। और दूसरा, हैंड टू हैंड कॉम्बैट या डैगर अटैक्स के अंदर गर्दन का होना ज़रूरी है। अब आप मुझे खुद बताएं, कुत्ते, बिल्ली, बकरे, इनके अंदर गर्दन नहीं होती यार। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, इन बेचारों की पॉपुलेशन को क्यों हम कम करें? फिर एनिमल राइट्स वाले भी आ जाएंगे कि ये आप क्या कर रहे हैं। बेहतरीन से बेहतरीन तरीका था कि भारतीय फ़ौज के ऊपर अपनी इन स्किल्स को मास्टर करें। टोटली प्रोफेशनल सर, नो हार्ड फीलिंग्स। हम उनको खुला बताते थे कि तुम ना आओ ऊपर। कई उनमें से जो बेचारे पीछे से उनको पुश करके वो ऊपर भेजते थे, वो ऊपर से छलांगे मार देते थे, भाग जाते थे। हम जाने देते थे उनको यार। ये बात और ये तासुर बिल्कुल गलत है जो भारतीयों ने दिया हुआ है कि हमारे दिल में उनके लिए कोई इज्जत नहीं थी। कई बार इनके फ़ौजियों के सीने के ऊपर बैठे हुए हैं और चाकू उनकी आंख से 1 इंच पीछे है और वो रोते थे, मिन्नतें करते थे, वास्ते डालते थे, छोड़ देते थे हम उनको। ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी क्लियर इंस्ट्रक्शन थी कि ज़ख्मी करना है, लेकिन अगर वो बेचारा मिन्नतें करता है, वापस जाना चाहता है, घसीट घसीट के ज़मीन पे रगड़ रगड़ के योगिंदर बाबू की तरह, बलवंत सिंह की तरह, तो जाने देना यार। हाँ, निशानी ज़रूर लगा देते थे ज़्यादातर। इनसे पूछ लें कि किस जगह के ऊपर, जहाँ इनको बैठने में तकलीफ़ हो। हमारा कोई कारगिल का ऐसा गाजी नहीं है जिसको गोलियां ना लगी। मुझे 7 गोलियां लगी हैं कारगिल के अंदर। भारतीयों ने जिन अपने अफसरों को वीर चक्रे दिए और उनको गोलियां नहीं लगी, तो आप खुद ही सोच लें कि कहाँ तक वो आगे आए होंगे। जिन बिलों के अंदर ये छुपे होते थे, हमने वहाँ भी जाके इनको निशानियाँ लगाई हैं। ऐसी बात नहीं है, हम वहाँ भी पहुँचे हैं इनके लिए कि अब जो ये बच गए हैं तो कोई सुवेनियर तो इनके पास होना चाहिए ना जंग का दिखाने के लिए।